गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट चल रही है। आज आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। यदि इसके पहले की प्रैक्टिस सेट आप ना देखे हो तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और आप जान रहे हैं टॉप 10 की सीरीज चल रही है। टॉप 10 की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक बहुपद जिनके मूल 3 और 2 हैं, दो घात बहुपद ज्ञात करना है आपको। कह रहा है एक बहुपद जिसके मूल 3 और 2 हैं, द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका हमने एक फार्मूला आपको बताया था। इसके मूल क्या दिए गए हैं, पहले आप मूल लिख लीजिए। मूल आप कितना लिखेंगे? अल्फा बराबर कितना लिखेंगे? 3। और बीटा बराबर कितना लिखेंगे? 2। तो इसका हमने एक सूत्र लिखाया था क्या? अब बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए। अल्फा की वैल्यू आप कितना लिखेंगे? 3। बीटा की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। यहाँ एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5x हो गया, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे, ये इंटू में है, इंटू का मतलब गुणा, 2 3 6 हो गया, इक्वल टू 0। यही आपका समीकरण हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद है एक बार दो बार आप अभ्यास करेंगे, बुक से क्वेश्चन को लगाए हैं या ना नहीं लगाए हैं, लेकिन आप हमारी सिर्फ प्रैक्टिस सेट को ही देखते रहिए तो आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो इसके मूल अल्फा और बीटा दोनों आप दर्शा दीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो दो घात समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या क्या मानेंगे? माना, यहाँ आप लिखेंगे माना पहली संख्या आप क्या लिखेंगे? पहली संख्या x, और दूसरी संख्या आप क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या आप लिखेंगे y। अब फिर कह रहा है दोनों का योग, दोनों का योग यानी इसका और इसका योग का मतलब जोड़। कह रहा है कितना है? x प्लस वाई बराबर दोनों का योगफल कितना दे रहा है? 35 दे रहा है। तो यहाँ 35 लिख लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। फिर कह रहा है ये x और y यानी जो संख्या माने हैं इनका अंतर, अंतर कितना दे रहा है? आप देखेंगे यहाँ अंतर लिखा है, अंतर दे रहा है 13। तो यहाँ आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 13। ये समीकरण हो गया सेकेंड। आप अब इसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर या समीकरण 1 2 को हल करने पर। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। आप यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये y ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये y प्लस में है और ये नीचे वाला y माइनस में है, तो y में से y गया कैंसिल हो गया। ये x दोनों कितना हो गया? 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया? 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 24 बटा कितना हो गया? 2। x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया? 2 दूना 4 और 2 चौक 8। x बराबर आपको 24 प्राप्त हो गया। रही बात अब आपको y की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे जिसमें आपको आसानी पड़े उसी में रख के y की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 35। यहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है? 24 प्लस कितना लिखेंगे? y इक्वल टू कितना हो गया? 35।
यहाँ y बराबर आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू 35 है। इस 24 को 35 के पास ले जाएंगे, यहाँ ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया। y बराबर यहाँ 5 में से 4 को घटाएंगे 1, ये 24 है आपका, यहाँ कितना हो गया, ये 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया आपका 11 आ गया। यानी संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई, 24 कामा कितना हो गया 11। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आपको ये आपको 11 आ गया, y की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। यहाँ कहा था दोनों का योग, यानी इनकी संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 35। फिर कहा और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 13 हो गया। तो हमने क्या कहा, समीकरण 1 समीकरण 2 को हमने क्या किया, जोड़ लिया। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, इसको जोड़ लिया 2x, इसको जोड़ा 48, 2x बराबर कितना हो गया 48, x बराबर कितना हो गया 48/2 हो गया, x बराबर 24 आ गया। यही x का मान उठा ले जाके चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 24 का 11 इसका मान प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदु -5,7 और -1,3 को जोड़ने पर रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे। दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, ये आपकी रेखा हो गई, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। यहाँ कितना दिया गया -5, कितना दिया गया 7, यहाँ कितना दिया गया बी बिंदु आपको ये दिया गया, इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु पूछ रहा है तो मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, x, y है। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं मध्य बिंदु, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर होता है x1 धन x2/2, फिर अगले कोष्टक में लिखते हैं y1 धन y2 बटे कितना लिखते हैं 2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। अब यहाँ से अगर हम बात चर्चा करते हैं आपसे, x1 क्या है y1 क्या है, तो इस बिंदु को क्या मानेंगे, इस बिंदु को मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ये बिंदु हो गए, यही दोनों बिंदु हो गए। इसको एक को क्या कहेंगे, -1 को कहेंगे x2, 3 को क्या कहेंगे y2, 7 को क्या कहेंगे y1 और -5 को क्या कहेंगे x1 कहेंगे। अब मध्य बिंदु कह रहा है तो मध्य बिंदु हमने x, y माना है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर यहाँ देखिए, ये x, y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हम x निकाल रहे हैं, x का मतलब मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, x1 धन x2 बटे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ x लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे। x1 यहाँ देख रहे हैं कितना दिया गया, -5 दिया गया, प्लस x2 कितना दिया गया, -1 दिया गया, ये हो गया बटे कितना हो गया 2। यहाँ x बराबर ये -5 को ऐसे लिखेंगे, ये धन ये ऋण, धन और ऋण मिला के कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2। x बराबर कितना लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब इसी तरह से y बराबर लिखेंगे y1 प्लस y2 बटे कितना लिखेंगे 2। y बराबर कितना लिखेंगे, y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान आपको दिया गया है 7, y2 का मान कितना दिया गया है 3। बिंदु से हमने लिख लिया, y1 का मान 7 हो गया, y2 का मान कितना हो गया 3 हो गया, बटे कितना हो गया 2। y बराबर 7 3 कितना होगा आप बताएंगे, 10 होगा, 10 लिख लेते हैं। नीचे कितना दिया गया 2, 2 लिख लेते हैं। 10 में 2 से भाग करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है 5। y बराबर कितना हो गया 5। तो ये अगर इसकी बात करते हैं, बिंदु की बात करते हैं, तो बिंदु आपको कितना प्राप्त हो गया, -3,5। यानी x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी हो गई 5। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने एक एक करके सारे वैल्यू को बताया, कौन सी वैल्यू कहाँ से प्रतिस्थापित की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये
बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं बचा है। रिवीजन के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। जितने आप सवाल को लगाएंगे उतने आपका बढ़िया से अभ्यास होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि कोण POQ बराबर 110 अंश हो तो TPQ ज्ञात करिए। तो ध्यान से सुनेंगे, ये आपका चित्र बना हुआ है। चित्र में आपको देखिए क्या दिया गया है, POQ। अब आप देखिए P कहाँ, PA हो गया, OA हो गया, QA हो गया। कितने अंश का कोण दे रहा है, 110 अंश का कोण बन रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कोण PTQ कह रहा है, PTQ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान से सुनेंगे, कौन सा कोण दिया गया है, आप बताएंगे। हमको कोण दिया गया POQ बराबर कितना दिया गया है, 110 अंश दिया गया है। कौन सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, PTQ ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। यानी ये कोण T का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए, इसको ज्ञात करने की दो विध है। एक विध आपकी ये है कि केंद्र पर से वृत्त की परिधि पर यदि लंब डाला गया है, ये देखिए, ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। केंद्र पर से वृत्त की परिधि पर यदि स्पर्श रेखा है, उस पे लंब डाला गया है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। यही तो बनेगा। अब ये बताइए, आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कौन सा बन रहा है, QOPT। ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। आप जानते हैं इसका संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश का कोण होता है। जब 360 अंश, पूरा कोण 360 अंश का होता है, तो आप इसका कोण पता है, इसका पता है, इसका पता है, यानी 3 कोण आप पता पा गए हैं। कौन कौन सा कोण पता पाए हैं आप, कोण P बराबर कितना है, अब बताएंगे। कोण P बराबर 90 अंश। कोण O बराबर कितना दिया गया, 110 अंश। कोण Q बराबर कितना दिया गया है, 90 अंश। तो आपको कोण T आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको दोनों विधि बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T प्लस कोण क्या है, PQ। अभी O बचा है, कोण O बराबर कितना लिखेंगे, संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो P की वैल्यू आप कितना लिखेंगे, यहाँ 90 अंश लिखेंगे, प्लस Q की वैल्यू कितना लिखेंगे, 90 अंश लिखेंगे। Q की वैल्यू कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है। T की वैल्यू आपको कोण T ज्ञात करना है। O की वैल्यू कितना दिया गया है, 110 अंश दिया गया है। दोनों से उत्तर आपको एक ही आएगा। 90 90 कितना होगा, आप बताएंगे, 180 होगा। और प्लस कितना लिखेंगे, कोण T लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे, 110 अंश लिखेंगे, इक्वल टू 360 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, कोण T को ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ना है, 180 में आपको 110 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, ये 290 हो गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस 200 कितना लिखेंगे, 90 इक्वल टू 360 अंश लिखेंगे। कोण T बराबर कितना लिखेंगे, 360 लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, 290 लिखेंगे। कोण T बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो में से जीरो गए जीरो, ये कितना बना, 16। 16 में से हम 9 को घटाएंगे, तो 9 7 कितना होगा, 16 हो गया। ये कितना आ गया, 70 अंश आपका आ गया। T बराबर कितना हो गया, 70 अंश आ गया। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को मिलते हैं, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने बताया ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, यहाँ 110 अंश का कोण बन रहा है। ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो लंब डाला गया है, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, बताएंगे आप, 90 अंश का बनेगा। यहाँ भी आप बताएंगे 90 अंश का बनेगा। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश होता है। तो देखिए, चारों कोणों को जोड़कर हमने 360 के इक्वल कर दिया। उसके बाद जो जो कोण आपको पता था, उस कोण को रख दिया, उसके बाद पक्षांतर कर दिया। T की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आपने T की वैल्यू ज्ञात कर लिया। एक छोटा सा सूत्र और है, आप अगर इसको ऐसे लगाना चाहते हैं, तो ये भी विधि आपकी सही है। यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180। अब आप कहोगे कैसे ये बताया जा रहा है। देखिए, अब ये दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं, ये तो आप समझ गए।
अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, आप बताएंगे 180 अंश। यानी इसके सम्मुख क्या है, यही कोण तो है, यही कोण तो है, यानी कोण टी और कोण ओ इसके चक्रीय चतुर्भुज हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कोण पी टी क्यू प्लस फिर क्या लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना लिखेंगे, 180 अंश। ध्यान से सुनेंगे, टी यहाँ बीच में है, यहाँ ओ बीच में है, तो देखिए यही दोनों कोणों की बात कर रहा है। तो आपको ये कोण, आपको टी कोण ज्ञात करना है, ओ कोण आपको कितना दिया गया है, वो कोण आपको दिया गया है 110 अंश दिया गया है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ध्यान से सुनेंगे, ओ कोण टी कोण जोड़ के इक्वल टू कितना कर देंगे आप, 180 अंश। डायरेक्ट आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, ओ प्लस टी बराबर कितना लिखेंगे, 180 अंश। ओ की वैल्यू कितना दिया गया, 110 प्लस क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश। टी बराबर कितना लिखेंगे, 180 माइनस 110, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0.7। ये देखिए 70 अंश यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं ऐसे लगाइए, लेकिन आपको अगर 2 नंबर में 4 नंबर में दिया गया है तो थोड़ा आप विस्तार से लिख के लगाएंगे। अगर 1 नंबर में दिया गया है तो डायरेक्ट आप इसका उपयोग करेंगे। आप यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है पी टी क्यू प्लस ओ पी ओ टी पी ओ क्यू की वैल्यू कितना दिया गया, 110 अंश इक्वल टू यहाँ 180 अंश लिखेंगे। लिखेंगे पी टी क्यू बराबर 180 अंश माइनस कितना लिखेंगे, 110 अंश। लिखेंगे पी टी क्यू बराबर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 में से 0, 8 में से 1 गए 7, 70 अंश आपको प्राप्त हो गया। आप चाहे जिस विधि का उपयोग करिए, एक विधि हमने ये बता दिया, एक विधि आपको ये बता दिया, इतना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बस यही इतना आप याद रखिए, और नहीं तो आप चारों कोणों को याद करिए। चारों कोणों का मतलब ये हुआ कि एक कोण आपको दिया गया है, तो ये आप जानते हैं वृत्त की स्पर्श केंद्र पर से जब लंब डाला जाता है तो यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। चाहे इस माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आप सारे कोण को पता करके ये फार्मूला लगाइए, और चाहे डायरेक्ट आप लिख दीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। दो जो कोण दिए गए हैं यानी ओ और टी को जोड़ के इक्वल टू 180 के बराबर करके आप घटा देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप जरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, 5 में कह रहा है घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है घन की भुजा, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन होता है। तो भुजा कितनी दी गई है, 12 दी गई है, तो यहाँ 12 की घात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कितनी बार करेंगे, तो आप बताएंगे 3 बार करेंगे। 12 बराबर में कितना होता है आप जानते हैं, 144 होता है, गुणे कितना लिखेंगे, 12। ये हो गया। अब पुनः 144 में 12 से गुणा कर दीजिए। 144 में 12 से आप जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 1 के 2, फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 1 के 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 4 12, 4 2 6, 1 7, 1700 कितना आ गया आप बताएंगे, 1728 आ गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बस ये तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होता है, तो घन की भुजा 12 दिया गया, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो आपने देखा भुजा कितनी दी थी, 12, 12 गुणे 12 गुणे 12 कर दिया 3 बार, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा। गोले का आयतन आप जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यही तो आपसे आयतन पूछ रहा है। आयतन पूछने का मतलब ये हो गया इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 दी गई है। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है आप जानते हैं, पाई का मान 22/7 होता है। 7 हो गया। आर की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से कितना दिया गया, 21 दिया गया है।
तो यहाँ कितना लिखेंगे 21 की पावर कितना लिखेंगे 3, यहाँ 4/3 हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, यहाँ कितना करेंगे 21 की घात 3 है तो 21 गुणे 21 3 बार कर दिया। कोई दिक्कत आप बताएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ से देखेंगे 7 के साथ 7 तरीक कितना हो गया 21 हो गया, यहाँ से ये 3 को इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूना 8 4 दूना 8 गुणे 21 21 में कितना होगा, चलिए पहले 21 गुणे 21 कर लेते हैं, 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2 2 दूना 4 कितना हो गया 1 4 4 400 कितना हो गया 41 हो गया, 441 आपका ये आ गया। अब 441 में आप 88 से गुणा कर दीजिए, 488 41 में 88 से आपको गुणा करना है तो कितना लिखेंगे 8 के 8 8 चौक 32 32 का 2 हासिल 3 8 चौक 32 3 कितना हो गया 35। फिर यही चीज फिर इस 8 का गुणा इसमें करेंगे 8 2 5 3 यही आपको प्राप्त होगा, यहाँ 8 लिखेंगे 8 2 कितना हो गया 10 5 2 7 1 8 हो गया 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 3 हो गया 38 80 8 कितना आ गया आपका 38 80 8 यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। कोई दिक्कत आप बताएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए और आप गुणा सही ढंग से करिए बस। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ये आपका फार्मूला है। आर की वैल्यू यहाँ देखिए, त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो हमने त्रिज्या को 21 लिख लिया। गोले का आयतन 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये 21 जो है यहाँ आर की वैल्यू को प्रतिस्थापित किया गया है। 21 है 4/3 22/7 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार किया गया, 7 से 21 को काटा गया, 7 के साथ 7 3 21 यहाँ 3 हो गया, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया गया, इस 4 का गुणा 22 में किया गया 88 हो गया, 21 गुणे 21 किया गया तो 441 हो गया। 88 में 441 से जब गुणा किया गया तो आपका आंसर इतना प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चित्र क्या है, मैं यहाँ चित्र आपको एक बड़ा सा चित्र बना देता हूँ। ये हो गया, ये चित्र हो गया, यहाँ आपका लिखा है सी, यहाँ लिखा है थीटा, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है ए, और इसका लंबाई कितना दिया गया 25 मीटर, इसकी लंबाई कितना दिया गया है 50 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करिए, यानी इस थीटा का मान पूछ रहा है। आप 1 मिनट हमें आप सोच समझ के ये बताइए कि ये और ये किस फार्मूले में होता है, क्या tan थीटा में होता है या sin थीटा में होता है या cos थीटा में होता है। तो आप जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं sin थीटा। अगर हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जितने भी साल किए हैं ऊंचाई दूरी में tan थीटा का उपयोग किया है और sin थीटा का उपयोग किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ध्यान देना होता है कि इसमें हम किसका उपयोग करें। जैसे यहाँ आपको कितना आ गया ये sin थीटा, अब यहाँ मैं tan लिख देता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या ये तो लंब तो आपको tan थीटा बराबर होता है लंब, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है आपका, ये यही तो होता है, यल ए यल बटा क्या होता है के ए। साइन कास tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आपका आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हमको इस भुजा से कोई मतलब ही नहीं है, तो कहाँ इसमें थीटा की वैल्यू आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए अब इसमें देखेंगे साइन थीटा का लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ साइन थीटा को ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ से बताइए लंब भुजा कितनी दी गई है, आप बताएंगे लंब भुजा 25 दी गई है, तो यहाँ 25 का उपयोग कर देंगे। कर्ण भुजा कितनी दी गई है, AC दिया गया, कितना दिया गया 50 दिया गया, 50 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कितना साइन थीटा बराबर 25 के 25 25 दूना 50 कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान से आपको सुनना है, यहाँ इस तरह से लिखेंगे साइन थीटा। आपसे पूछते हैं ये कितने की वैल्यू है, साइन में यहाँ साइन दिया गया है इसीलिए इसको साइन में देखना है। अगर यहाँ tan दिया होता तो 1/2 tan को देखना होता। तो आप जानते हैं अब इसको हम किस में देखेंगे, साइन में देखेंगे। तो आप जानते हैं साइन 30 अंश। आप ये बताइए साइन 30 अंश या 1/2 में कुछ फर्क है, आप बताएंगे कुछ नहीं। 1/2 के स्थान पे हम साइन 30 अंश का मान लिख सकते हैं।
साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 0 0 साइन 30 अंश में 1/2। यहाँ से ये साइन आपका ये हो गया। अब यहाँ थीटा इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, आपको 30 अंश पूछा है। यही आपको थीटा बराबर कितना आप निकाल लिए 30 अंश। यही आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दोनों भुजा में संबंध देखना है कि कौन सी भुजा हम लगाएं, साइन का लगाएं, कास का लगाएं, टैन का लगाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 60 अंश। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर कितना दिया गया है, 30 अंश। यही है, आपको कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। इस वर्ग को हम यहाँ लगा देंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ वर्ग लगा, इसीलिए वर्ग लगा दिए। √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुणे 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है। माइनस 1 कितना लिखेंगे, 4 हो गया। इसका वो क्या कहते हैं, लासा लेंगे कितना होगा, 4 होगा। इस 4 का लासा लेंगे तो 4 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 3 - 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2/4। कैंसिल कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 2 4। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब साइन 30 अंश साइन 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 का 9वां पद ज्ञात करिए। 1 3 5 7 डैश डैश का 9वां पद आपसे पूछ रहा है, कह रहा है का 9वां पद ज्ञात करिए। यानी n बराबर आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, डैश डैश कह रहा है 9वां पद ज्ञात करिए। n बराबर 9 कह रहा है। तो a बराबर कितना होगा 1, d बराबर कितना होगा 3 में से 1 को घटा देंगे तो आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ आप जानते हैं Tn इक्वल टू होता है a + n - 1t। ये आपका क्या है, आप बताएंगे, ये आपका सूत्र है। अब a की वैल्यू कितना दिया गया, 1 प्लस n की वैल्यू कितना दिया गया, n की वैल्यू 9 दिया गया, 9 लिखेंगे -1। d की वैल्यू कितना दिया गया, d की वैल्यू 2 दिया गया, 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 प्लस इसको घटाएंगे 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा। यहाँ बाहर 2 है तो इस 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 दूना कितना होगा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 17। यानी 9वां पद आपसे पूछ रहा था, 9वां पद कितना होगा, आप बताएंगे। 9वां पद आपको 17 प्राप्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया, 4/5। तो कह रहा है कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहले आप एक चित्र बना लीजिए। चित्र ये हो गया, साइन थीटा बराबर ये दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ये देखिए, लंब यहाँ है, ये ऊपर है, तो यहाँ ये हो गया। ये कर्ण नीचे है, इसके नीचे क्या है, ये 5 हो गया। तो आप ये बी सी आप जानते हैं, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। इतनी भुजा तो आपको पता है। त्रिभुज में जो ये तीनों भुजाएं हैं, आप जानते हैं लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। इन सब सारी चीज़ों से आप परिचित हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने इसको क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा कि ये लंब है तो लंब यहाँ 4 दिया गया, ये कर्ण है यहाँ कर्ण 5 दिया गया, इसी को दर्शाने के लिए। लेकिन अभी ये भुजा, इस भुजा का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ आप इस भुजा का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जरा आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ आप लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग होता है, प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण आपका दिया गया है 5 दिया गया, तो 5 का वर्ग कर लेते हैं। लंब क्या दिया गया, 4 दिया गया, 4 का वर्ग कर लेते हैं। आधार कितना दिया गया, आधार ये हो गया 5 × 5 कितना हो गया 25। यहाँ कितना लिखेंगे, 4 × 4 16। यहाँ कितना लिखेंगे, आधार, ये आधार का हो गया। अब इस 16 को इस 25 के पास लाएंगे, 25 - 16 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ आधार लिखेंगे। आधार का वर्ग हो गया।
इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। यहाँ आप क्या लिखेंगे आधार का वर्ग। तो यहाँ फिर आप क्या लिखेंगे आधार बराबर क्या लिखेंगे रूट में कितना लिखेंगे 9, फिर कितना आ जाएगा ये 3, रूट इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे आधार, आधार बराबर रूट में 9, इसका वर्गमूल कितना आ गया 3। ये आपको आंसर कितना प्राप्त हो गया 3। आधार कितना प्राप्त हो गया 3। क्या आपका यही आंसर हो गया? आप बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको कास स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है ज्ञात करिए। तो कास स्क्वायर थीटा का मान जब ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप ये बताइए कास स्क्वायर थीटा का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने का तरीका यही है, अभी अभी हमने आपको बताया यल ए यल बटा क्या होता है के ए होता है। तो कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा कण होता है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। तो यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, आधार आपका कितना दिया गया है 3, कण आपका कितना दिया गया है 5। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ गए। क्या अभी भी आपका आंसर प्राप्त हो गया? अभी नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि यहाँ कास स्क्वायर का मान कह रहा है कास स्क्वायर थीटा का मान याद करिए। जब यहाँ यदि स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 हो गया। ये आप यहाँ कितना लिखेंगे 3 त्रिक का 9 हो गया, 5 25 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको टॉप 10 की सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन आपको लिया था, 10 के 10 ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, यदि इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट आपकी 28 है। तो 28 का मतलब 280 क्वेश्चन अगर डेली आप कर रहे हैं आधे आधे घंटे का, तो 280 क्वेश्चन कर ले गए हैं। तो नहीं किए हैं तभी भी आपके पास समय है, आप उस क्वेश्चन को लगा डालिए, कर डालिए। आने वाली परीक्षा में आप बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। और टॉप 10 की सीरीज में प्रैक्टिस सेट में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।